नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 2 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और आप लोगों को कल मैंने बताया था कि दरअसल अब आपको टारगेट को कैसे फिक्स करना है, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल बनाना है और लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। और उसके बाद जब आप अपने द्वारा बनाए गए गोल को अचीव कर लें, फिर अपने आप से जो है खुद को प्रोत्साहित कीजिए या कुछ इनाम दीजिए, कुछ खाइए, कुछ बेहतर बनाइए। ठीक है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, आपको और मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने कल कहा था कि इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष तक आपको एग्जाम क्रैक कर लेना है, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वो आपका आरओ का एग्जाम हो या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। ठीक है, सफलता हमें इस बार लेनी है, जिद ही जीत है, इस दृढ़ विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो बिना देरी के आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले हम लोग कल के जो करंट अफेयर्स हमने किए थे उसका आज हम लोग फटाफट पहले वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज के करंट अफेयर्स पर आएंगे। तो देखिए, हम लोग ने कल क्या किया था करंट अफेयर्स में। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतिम मैच खेल करके आईसीसी टी20 यानी कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसके अलावा हाल ही में पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड पर टैक्स लगाने का निर्माण किस देश ने लिया है? तो डेनमार्क ने लिया था। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है, बताया था मैंने। इसके अलावा हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत के नगदी अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर भारत की तारीफ किस संस्था ने की है? तो मैंने बताया था कि FATF के द्वारा इसके लिए भारत की तारीफ की गई है। इसके अलावा हाल ही में अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आप लोग बताइए। कल मैंने ऑलरेडी इसको बताया था, इसलिए आंख बंद करके आप लोग इसका आंसर अपने मन में लीजिए। तो विक्रम मिस्त्री। इसके अलावा छठा, हाल ही में भारत द्वारा किस संस्था में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया गया है? तो वह है संयुक्त राष्ट्र में। इसके अलावा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश कौन बना? तो बना आपका पराग्वे, याद रखिएगा। इसके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में अभिभाषण दे सकते हैं या दे सकता है? तो अनुच्छेद 86 क्लॉज 1, याद रखिएगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपक्षीय जो सैन्य अभ्यास जिसको हम लोग फ्रीडम एज कहते हैं, ये किन देशों के मध्य में जो है हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के मध्य में। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स कल का। अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि बताइए नीति आयोग की स्थापना की गई, कब की गई? आप लोगों ने उत्तर सही दिया था, सभी लोगों ने। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ विशेष हैं। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना दरअसल वर्ष 2015 में की गई थी। और इसके पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। 2014 में योजना आयोग को का नाम बदल करके दरअसल इसके स्थान पर नीति आयोग जो है रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और फिर बाद में वर्ष 2015 में इसको प्रॉपर तरीके से नीति आयोग के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं क्या है। तो हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 30 जून या फिर B 30 मई या फिर 30 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है A, यानी कि 30 जून को दरअसल हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस क्या होता है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हूल दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। संथाल में दरअसल हूल का अर्थ क्या है? विद्रोह है। आपको बता दूं कि दरअसल यह विद्रोह किसके जो है अंडर में हुआ था, यानी कि सिद्धू और कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ दरअसल इस क्रांति का बिगुल जो है बजाया गया था। किनके जो है अंडर में? सिद्धू और कान्हू, दो आदिवासी भाई थे, इनके अंडर में। इसके अलावा 30 जून 1855 को हूल क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको दरअसल याद रखना है। वैसे कहा जाता है कि 1857 का जो रेवोल्यूशन था, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, वो पहली क्रांति है। लेकिन इसके पहले जो है आदिवासियों ने इस प्रकार की क्रांति का जो है उद्भव कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग CEL बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CEL। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1974, ऑप्शन नंबर बी आपका
1978, ऑप्शन नंबर सी 1979 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1980? फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1974 यानी कि 1974 में दरअसल CEL यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। आइए इसके बारे में कुछ एक फैक्ट हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि जिसको हम लोग CEL बोलते हैं की स्थापना 1974 यानी कि वर्ष 1974 में हुई थी, याद रखिएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? दरअसल चर्चा में रहने का जो सबसे बड़ा कारण है इसका वो ये है कि CEL को यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न दर्जा श्रेणी फर्स्ट जो है इसको प्रदान किया गया है, इसीलिए दरअसल ये CEL चर्चा में रहा है। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं कि CEL क्या है। तो यह सोलर फोटोवोल्टिक के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है, याद रखिएगा। इसके अलावा यह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन काम करता है। कौन? CEL। इसके अलावा अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए जो कि अभी हमने आपको बताया, तो CEL की स्थापना दरअसल वर्ष 1974 यानी कि 1974 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय उच्चायोग द्वारा किस देश में वन ट्री फॉर मदर अभियान की शुरुआत की गई है? बताइए फटाफट। बहुत ही जो है आसान सा ये प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात बांग्लादेश में अभी हाल ही में क्या हुआ है, वन ट्री फॉर मदर जो है अभियान की शुरुआत की गई है भारतीय उच्चायोग के द्वारा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में भारतीय उच्चायोग के द्वारा बांग्लादेश में वन ट्री फॉर मदर अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भी की गई थी, आपको याद रखना है। और इसके अलावा अभी आपको बता दूं कि अभी जो बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हुई थी और उनके द्वारा जो है कई सारे मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी आपको प्रश्न कराया था, साथ ही साथ में इस पर हमने आपको आर्टिकल भी कराया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? ऑप्शन नंबर ए है आपका 27 जून, बी आपका 28 जून, सी है आपका जो है 29 जून या फिर डी है आपका 30 जून। फटाफट इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 29 जून को दरअसल क्या होता है, विश्व सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहले भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस में, याद रखिएगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब देखो आगे पॉइंट क्या आएगा कि प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसको हम लोग पीसी महालनोबिस भी बोलते हैं, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में इनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस की जयंती 29 जून के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा पीसी महालनोबिस के बारे में यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में कुछ एक फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ था? 29 जून 1893 यानी कि 1893 29 जून। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी उनको बनाने में जो है पीसी महालनोबिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और पीसी महालनोबिस दरअसल बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे और साथ ही साथ में भौतिकी के प्रोफेसर एंड वैज्ञानिक भी थे, आपको यह बात याद रखनी चाहिए। इसके अलावा वर्ष 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी दरअसल इन्होंने की थी। इसके अलावा 1955 यानी कि वर्ष 1955 में योजना आयोग के क्या थे, ये सदस्य भी थे, और जिसका नाम अभी बदलकर योजना को क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? वर्ष 2015 में कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 1968 में यानी कि वर्ष 1968 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, यह भी आपको दरअसल याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मध्य रेलवे के द्वारा कहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको बताना है कि राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में मध्य रेलवे के द्वारा क्या किया गया है,
फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य दरअसल है और इसी को फुलफिल करने के लिए रेलवे की तरफ से इस कदम को उठाया गया है। इसके अलावा भी भारतीय रेलवे के द्वारा जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन को के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई सारी और अन्य योजनाओं को चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसके कुछ एक पॉइंट्स। तो हाल ही में मध्य रेलवे के द्वारा महाराष्ट्र में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया। याद रखिएगा, इसे पश्चिमी घाट के इगरती झील पर इसे स्थापित किया गया है। यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो 10 मेगावाट यानी कि 10 मेगावाट की इसकी क्या है? क्षमता है। और क्यों ऐसा किया गया है? मैंने आपको बताया कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस प्रकार का कदम दरअसल रेलवे के द्वारा उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए आपका केरल है, बी आपका उत्तर प्रदेश, सी आपका झारखंड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए पहले क्या होगा अगर आपको पता हो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। क्या कुछ इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है अपने आप में, ठीक है। तो हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का दरअसल वादा किया गया है, यानी कि घोषणा की गई है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही साथ उन्हें परिवार में निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना है। आपको पता होगा कि जब तक महिलाएं स्वावलंबी नहीं होती हैं, जब तक आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होती हैं, तब तक कहीं ना कहीं वो घर के जो भी नीतिगत फैसले होते हैं या कोई अन्य फैसले होते हैं वो नहीं ले पाती हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। इसीलिए मैं अक्सर बार बार कहता हूं कि जो है लड़कियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगी तब तक वो अपने न सिर्फ अपने लिए वो फैसला ले सकती हैं, ना ही वो अपने आने वाली जो है परिवार के लिए वो फैसला ले सकती हैं। इसके लिए उनका जॉब करना, उनका बाहर निकलना अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक बंद और कह दूं कि आप लोग अपने हक के लिए लड़ना सीखें। अगर आपकी शादी जल्दी की जा रही है, ऐसा कुछ है, तो आप कम से कम अपने पिता से, अपनी मां से कम इसकी रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको सक्षम होना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो है देश के लिए, समाज के लिए सक्षम होना है। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी देश में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और अगर एक सभ्य समाज में अगर महिलाएं पीछे छूट गई तो वो समाज कभी जो है जीवंत आगे नहीं हो सकता है, वो मृत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनके सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के विकास में जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हो तब तक क्या होता है कि आपके खुद के कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपको जो है ब्रेक कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये आपका फैसला है, आप उसको देखिए कैसे आपको करना है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। इसलिए आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, आगे बढ़िए, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। क्या देखिएगा। चलिए अब अगर बात करते हैं कि दरअसल ये जो फायदा इनको मिलेगा, ठीक है, उम्र क्या होगी इनकी? तो इनकी उम्र होगी 25 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको यह फायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी कंडीशन इसमें लगाई गई है कि घर में दरअसल कोई टैक्स पेयर ना हो, कोई सरकारी नौकरी में ना हो। इस प्रकार के कुछ एक पॉइंट्स इसमें और भी मेंशन है। मोटा मोटा बस आपको मालूम चलना चाहिए कि दरअसल ये योजना है क्या और ये किस राज्य से संबंधित है, बस इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं, कौन बने हैं? यह भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आरओ में आ सकता है क्वेश्चन। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए सरोज कुमार सिंह, बी मनोज कुमार सिंह, सी अतुल मिश्रा या फिर डी विनय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मनोज कुमार सिंह दरअसल जो है अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, ठीक है। मनोज वो वाले नहीं, 10th फेल वाले नहीं, ठीक है। 10th फेल नॉवेल जो आई है उस पर मूवीज बनी थी, ओके, तो वो वाले नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह बने हैं, याद रखिएगा। और अब हम कुछ एक पॉइंट्स जो है दरअसल क्या करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं फटाफट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री कौन से हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? कई बार पूछा है, क्रौंच, जिसको हम लोग सारस बोलते हैं। राजकीय पशु क्या है? बारसिंघा है। और राजकीय पुष्प, इसमें कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। पलाश जो है जानते होंगे शायद आप लोग। इसके अलावा राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की अगर बात करते हैं तो
टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 80 सीटें हैं। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में नेपाल से मिलती है और उत्तराखंड से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से दरअसल इसकी सीमाएं लगती हैं, यानी कि ये इससे घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश। ये फैक्ट भी आपको सारे के सारे क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका 30 जून या फिर 30 जुलाई या फिर सी 15 मई या फिर सी दरअसल आपका 16 मई। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 30 जून को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं कि वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए एक पुल बनाना। ठीक, इसके अलावा यह दिवस अंतर संसदीय संघ की वर्षगांठ का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 यानी कि 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ए ऑप्शन नंबर है पलाश है, या बी कमल है, या सी गुलाब है, या फिर डी कनेर है। बताइए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका उत्तर देंगे। चलिए आते हैं अब हम आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे लिखना होता है। और अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि यह प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम अगले दिन जो है इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। चलिए प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान शहरी प्रणाली में क्या अंतर दिखाई देता है? टिप्पणी करें। यह प्रश्न आपके जीएस पेपर फर्स्ट में जाएगा, याद रखिएगा, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें आपको बताना है कि दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता आपके प्री के लिए भी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है, और उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, और आज की जो शहरी प्रणाली है, यानी कि उस समय की सिंधु घाटी जो शहरी नियोजन था और आज का जो शहरी नियोजन है, इसमें क्या कुछ अंतर है, इसी को आपको यहां पर लिखना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसको नहीं लिख पाएंगे। कोई समस्या होगी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ। प्लीज आप लोग वीडियो डेली मॉर्निंग में 8 AM यानी कि सुबह 8 बजे देखना ना भूला करिए, और हमें लक्ष्य को हासिल करना है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।